प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कल पेश किए गए 2022-23 के बजट में किसानों को क्या बूस्टर डोज दी गई? स्ट्रॉबेरी की सफल खेती करके कमा रहे किसान से मुलाकात। कोरोना ने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, जिससे लोगों के काम धंधे ही नहीं प्रभावित हुए बल्कि अपनी आजीविका चलाने का संकट भी पैदा हो गया। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कल यानी 1 फरवरी को लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए बजट पेश किया और पूरे देश की नजर इस बजट पर ही रही। लेकिन इस बजट में किसानों को क्या बूस्टर डोज दी गई, देखिए इस रिपोर्ट में। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23 पेश किया, जिस पर सभी लोगों की नजरें दिन भर टिकी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर की जाएगी। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिले, सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा मिलेगा। कृषि वानिकी पर जोर दिया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। देश भर में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम भी किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। तो जैविक खादों में आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही उपयोगी जैविक खाद बनाने के विधि। तो उसमें पहला नाम आता है और सबसे आसान और कम लागत में बनने वाला केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट जो है सो हम बहुत से अनुपयोगी जो जैविक पदार्थ रहते हैं जो बर्बाद होते हैं उसका हम उपयोगी खाद बनाने में काम करते हैं। चूँकि वर्मी कंपोस्ट आसानी से बनता है,
तो इसके लिए क्या करते हैं, उपाय क्या करेंगे, छायादार जगह का चुनाव करते हैं और उसमें गोबर आधा सड़ा हुआ मतलब करीब 1 सप्ताह रख देते हैं ताकि उसकी गर्मी ख़त्म हो जाए, उसका उपयोग करते हैं। और साथ साथ घर के जैसे सब्जी उब्जी काटते हैं या कोई भी पुआल वगैरह सब जो फालतू पड़ा हुआ है उसको भी एक जगह जमा करते हैं। इन सभी पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखें। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर को छोड़ दिया जाता है। इसके 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में आ जाता है। ऐसा कचरा केंचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3 से 4 दिन के बाद पत्तियों की क्यारी में केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़ककर प्रत्येक क्यारी की गीली बोरियों से ढक देते हैं। अब रही बात कि केंचुआ उसमें जो डालते हैं कौन सा केंचुआ डालेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी केंचुआ डाल दें। तो केंचुआ डालने के लिए जो है सो एक खास प्रकार का खास प्रजाति होती है, वही इसमें काम करता है। तो इसके लिए स्पेशल तरह का जो है केंचुआ डालते हैं। इसमें जैसे एसिनिया फोर्टिडा यहाँ पर जैसे मशहूर है, इस वातावरण में अच्छा काम करता है, उसको हम लोग डालते हैं। और भी बहुत तरह के ये है प्रकार हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। इसके लिए जो है अब सवाल होता है कि केंचुआ हम कहाँ से लाएं। तो केंचुआ जो है अच्छे संस्थान से प्राप्त करें तो विश्वविद्यालय में तो मिलेगा ही, लेकिन कई कृषि विज्ञान केंद्र भी जो हैं वो भी तैयार करते हैं और केंचुआ आपको दे देंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस से बने छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका होगा कि पहले प्लास्टिक बिछा लेते हैं, या फिर अगर पक्का है जगह तो उसमें कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है सो खूब बढ़िया से सड़ा हुआ खाद जो होता है, गोबर का खाद हो, उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दें और करीब आधा फुट जो है सो उसको बिछा करके रख देते हैं। उसके बाद सब्जी के अवशेष होते हैं या हरे पत्ते वगैरह होते हैं जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, उसको उठा करके बिछा देते हैं। उसके ऊपर पुआल वगैरह जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं, मतलब करीब 1-1 फुट के टुकड़े में काट देते हैं और उसके ऊपर बिछा देते हैं और ये करीब 1 फुट तक बिछाते हैं। इसके बाद ऊपर से करीब 1 फुट का जो है सो अच्छा होगा कि आधा फुट ऊंचाई तक गोबर डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर फिर से आधा फुट पुआल जो है टुकड़ा काटा हुआ उसको भी बिछा देते हैं और उस ढके हुए पदार्थ जो है उसके ऊपर जो है सो केंचुआ 1500 से लेके 2000 की संख्या में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से छोड़ते हैं और केंचुआ आसानी से ऊपर से नीचे घुस सके। इसमें यही करते हैं कि बीच बीच में जो खरपतवार जो डाले हैं उसमें पानी छिड़क करके उसको नमी को बना देते हैं ताकि नमी युक्त रहे और केंचुआ आसानी से उसमें रहे और उसको विघटित कर सके। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए।
चाल चाल कर हटाते जाते हैं, केचुआ धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। आप ऊपर से जो सो केचुआ खाद चाल चाल के बढ़िया महीन जो है चाय के पत्ती की तरह दिखेगा, उसे आप जमा कर लें और उसे ही खेत में प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है कि केचुआ खाद में जैसे पोषक तत्व ज़्यादा होता है, जैसे 1 से 1.5% तक जैसे नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है और वही 1% के आसपास से पोटास मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही खेत में जो है सो खरपतवार रहित जो है सो ये खाद मिलता है, कोई भी दोष पैदा नहीं होने देता है। साथ साथ इसमें जो है सो उत्पादन क्षमता भी बढ़ाते हैं, एक अच्छी गुणवत्ता वाले जो है जैविक खाद मिल जाता है। और जो खेत में नहीं करते हैं, इससे अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, जो है सो दूसरे किसानों को या दूसरे संस्था को जो है सो बेच सकते हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय वर्मी वेडो में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना चाहिए। वर्मी वेडो पर तेज धूप ना पड़ने दे। तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप केंचुए तली में चले जाते हैं अथवा अक्रियाशील रहकर अंततः मर जाते हैं। सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी में क्या है कि पहले तो छायादार होना चाहिए, एकदम सीधा धूप नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि बारिश के पानी नहीं उसमें घुसनी चाहिए। तीसरी क्या है कि उसके दुश्मन है चींटी, दीमक, ये बिल्लियाँ, इसके बाद मुर्गे, जैसे कोई भी चिड़िया है, बतख हो गए, ये सब सारे उसके दुश्मन हैं। तो इससे थोड़ा बचा के रखना है और उसको ध्यान देना है कि ये इसमें जो सो व्यवधान न कर सकें। अगर ढंग से अगर प्रयोग करेंगे तो 60-70 दिन में तैयार हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आज देश के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर सफलता की नई नई कहानियां लिख रहे हैं। दरअसल गोभी, मक्का और केले की खेती में कम मुनाफा होने के कारण वे कुछ नया करने की सोच रहे थे। आज हम ऐसे ही सफल किसान खगेश मंडल से मिलवाने वाले हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती में किस प्रकार सफलता हासिल की, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मिट्टी की क्यारियों के ऊपर बिछी सफेद परत और उस परत के ऊपर लहलहा रही हरियाली के बीचों बीच खिल रही लाल लाल स्ट्रॉबेरी, ये कमाल कर दिखाया है खरीक के युवा किसान खगेश मंडल ने। सिर्फ 2 महीने की मेहनत की बदौलत उसके खेतों में हर तरफ हरियाली लहलहाने लगी है और उन हरे भरे पौधों के बीचों बीच फूट रहे स्ट्रॉबेरी के रसीले फल लाल रंग लेने लगे हैं। ये फल जैसे ही मार्केट तक पहुंचेंगे हाथों हाथ बिक जाएंगे और युवा किसान खगेश मंडल को उसकी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। ख्याल जो है सर, मतलब हम लोग परंपरागत खेती करते थे पहले, तो उसमें जो है बहुत लागत के साथ साथ उतना फायदा नहीं होता था सर, ठीक है। तो और इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखे कि बहुत ज़्यादा फायदा है, मतलब परंपरागत खेती के मुकाबले इसमें 10 गुना ज़्यादा फायदा है। खरीक के युवा किसान खगेश मंडल ने अपने खेत के 5 कट्ठा हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। वर्ष 2019-20 में खगेश ने इसकी शुरुआत की। पहले वर्ष फलन में ये ज्यादा सफल नहीं हो सके, लेकिन इस वर्ष ये सफल साबित होता नजर आ रहा है। खगेश ने बताया कि इस वर्ष 5 क्विंटल से ज्यादा फलन होगा। बाजारों में इसकी कीमत 500 रुपए किलो तक मिल जाती है। खगेश 2018 तक परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहे थे। 2018 के बाद इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की ठानी। इस काम में बिहार कृषि विद्यालय साबोर की ओर से उन्हें काफी मदद मिली। खगेश का मानना है कि यहाँ की जमीन इस फल की खेती के लिए काफी अनुकूल है, साथ ही कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसको अपना लिया। पहले हम लोग केला, गेहूं, मक्का करते थे। मेहनत देखिए ज्यादा इसमें है क्या कि तकनीक की जरूरत है। इसमें तकनीक को अपनाते हैं तो मेहनत घट जाता है। खगेश ने बताया कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर महीने तक इसकी शुरुआत करते हैं।
45 दिन में इसका फलन होता है और 55 से 60 दिनों के अंदर ये लाल होने लगता है। खगेश इसे ऑनलाइन माध्यम से भी बेच रहे हैं। खगेश ने 2019 से अब तक इस खेती में 40,000 रुपए खर्च किए, लेकिन पिछले वर्ष अच्छी फलन नहीं होने से 20,000 तक ही कमाई हो सकी। लेकिन इस वर्ष 3 लाख तक की कमाई होने की उम्मीद है। वर्तमान में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों का नजरिया भी बदल रहा है। जाहिर है कि खेती कम लागत में अधिक लाभदायक है। निस्संदेह किसान नए नए नवाचार प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में। आज से 5 साल 10 साल पहले स्ट्रॉबेरी की खेती भागलपुर जिले में होगी ये कोई सोचता नहीं था। और ये श्री खगेश मंडल बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने बल पर पौधा मंगाकर पुणे से, सिलीगुड़ी से और स्ट्रॉबेरी की खेती करके यहाँ के किसानों को दिखलाने की कोशिश की है कि अगर किसान में जज्बा हो, अगर किसान मेहनत करे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और इसमें 4 लाख रुपया प्रति एकड़ की लागत आती है और 8 लाख रुपया तक का मुनाफा हो सकता है। तो खर्चा काट के 4 लाख रुपया प्रति एकड़ का मुनाफा अन्य किसी फसल में संभव नहीं है। तो निस्संदेह किसान समृद्ध हो सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सेवर जिला भरतपुर के कृषक मुकेश कुमार ने। आप नींबू के बाग में नींबू की तितली कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है, और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है इसमें 4 अवस्थाएँ पाई जाती हैं। इसमें जब अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है, उससे फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है या आप ये कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूंडी अवस्था इल्ली ये होता है, इसको सूंडी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है। ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये ख़त्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है तो उसकी पत्तियाँ खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इसकी सूढ़ियाँ पूरे पौधे को या पूरा जो वृक्ष है उसको पत्ती विहीन कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचता है किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और संखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं।
इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी, तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती है, तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें, फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।